हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज भारत गुरुकुल साइट में आपकी सेकंड क्लास लेकर आया हूँ। और पहला टॉपिक जो हमने शेयर किया था, टॉपिक का नाम था हमारे संविधान का भाग फर्स्ट संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक बताया गया। कल मैंने आपसे बताया था कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो यहाँ पर जो था संघ से मतलब होता है संघ शासित राज्य और राज्य से मतलब होता है पूर्ण राज्य। ठीक है, इस तरह से हमने कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया। इस टॉपिक को जो था 3 भागों में लिया था। पहला टॉपिक था रियासतों से व्यय का बनना। रियासतों से व्यय का बनना। सेकंड टॉपिक था व्यय से 14 पूर्ण राज्य और प्लस 6 केंद्र शासित राज्य का बनना। तीसरा टॉपिक था 14 पूर्ण राज्य प्लस 6 केंद्र शासित से 28 पूर्ण राज्य प्लस 8 केंद्र शासित राज्य का बनना। ये मैंने 3 टॉपिक में डिवाइड किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आज हम लोग पहला टॉपिक उठाते हैं। टॉपिक का नाम है रियासतों से व्यय का बनना। मैंने कल आपको बताया था कि 12 मई 1946 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके तहत ये घोषणा की गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद कर दिया जाएगा और तय समय के अनुसार तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत को आजाद कर दिया गया। और उसी समय पर उन्होंने 3 घोषणाएं करी थी। पहली घोषणा थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा। दूसरी घोषणा थी 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग कर दिया जाएगा। तीसरी घोषणा थी कि जो रियासतें भारतीय संघ में शामिल होना चाहती हैं वो रियासतें भारतीय संघ में शामिल हों, और जो रियासतें भारतीय संघ में शामिल न होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शासन करना चाहती हैं तो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रह सकती हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए लगभग भारत की सभी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने की मंजूरी दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री, मैंने कहा था तत्कालीन अंतरिम सरकार के माध्यम से पीएम बनाए गए थे मिस्टर पीटी नेहरू, और प्लस गृह मंत्री बनाए गए थे वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों ने मिलकर भारत की लगभग सभी रियासतों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पत्र पर सिग्नेचर कराकर उन सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार किया। बट कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। मैंने कल किया था कि वो रियासतें कौन कौन सी थी जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से मना किया। तो उसमें 3 रियासतें हुई थी। पहली रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी थी हैदराबाद, और तीसरी रियासत थी उसका नाम था जूनागढ़। लेकिन बाद में पीटी नेहरू और श्री वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इन रियासतों को भी अडॉप्ट करके भारतीय संघ में शामिल कर लिया। और क्या तरीके से या किस तरीके से उन्होंने उन रियासतों को अडॉप्ट करके भारतीय संघ में मिलाया, इस पर विचार करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल कब और कैसे किया गया, ध्यान दीजिए। ये हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को जब आजाद कर दिया गया, और बात चल रही है जम्मू कश्मीर का विलय, JNK का विलय, यानी कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र होता है, इस
उसको हम लोग जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर है। मैंने कहा 3 रियासतें थी जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू कश्मीर ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निर्णय लिया और यहाँ पर उस समय पर जम्मू कश्मीर का राजा हुआ करता था, उसका नाम था राजा हरि सिंह। ध्यान दीजिए भैया। जब पीटी नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल से कहा कि सभी रियासतों को इकट्ठा करके लेकर आइए और 3 रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया, तो पीटी नेहरू ने उन्हें दोबारा से ये कहते हुए कि आप किसी भी पावर का यूज कीजिए, इन सभी रियासतों को इकट्ठा करके भारतीय संघ में शामिल करना जरूरी है। क्यों? अगर ये रियासतें भारतीय संघ में शामिल नहीं होती हैं, 1, 2, 3 या कुछ रियासतें अगर भारतीय संघ में शामिल नहीं होती हैं, तो कल को इन रियासतों को हवाला देते हुए दूसरी रियासत भी तो ये कह सकती है कि जब वो रियासतें स्वतंत्र रह रही है तो मुझे भी स्वतंत्र घोषित किया जाए। इस चीज को दिमाग में रखते हुए पटेल जी लगभग और अधिक पावर लेकर इन सभी रियासतों को अडॉप्ट करने के लिए चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को जब ये पता लगा कि वल्लभ भाई पटेल किसी भी कार्रवाई के तहत जम्मू कश्मीर को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उस चीज से डरते हुए आपके राजा हरि सिंह, यहाँ पर ये क्षेत्र होता है, यहाँ पर मेरे भाई ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, इसे पाकिस्तान कहा गया। यहाँ पर ये क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान होता है, ये पाकिस्तान। तो क्या हुआ? जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में शामिल न होने का निर्णय लेते हुए राजा हरि सिंह जो थे उस समय पर पाकिस्तान के मुख्य नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जी के पास पहुंचते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना से इस बारे में हेल्प मांगते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पीटी नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी मेरी रियासतों को शामिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरी इसमें मदद कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, अगर भारत कोई भी अनावश्यक कार्रवाई आप पर करता है तो हम आपके पक्ष में भारतीय सरकार के आपकी मदद करेंगे। इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद कहा जाता है कि 22 इसमें क्या हुआ, जब राजा हरि सिंह को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगर भारत आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता है तो उस कार्रवाई के अगेंस्ट हम आपकी मदद करेंगे। तो इस मीटिंग के दौरान राजा हरि सिंह ने ये घोषणा करी, मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि अगर मैं जम्मू कश्मीर का विलय करने वाली कोई बात हुई तो मैं अपने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय न करके मैं पाकिस्तान में मिला दूंगा। यानी कि उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि भविष्य में जब भी मुझे जम्मू कश्मीर का विलय करना होगा तो वो भारत में नहीं बल्कि किसमें करूंगा, पाकिस्तान में कर दूंगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना तो चाहते भी यही थी, वो तो चाहते थे कि अधिक से अधिक भारत का क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। समय चलता रहा। डेट आती है 22 अक्टूबर 1947 को। 22 अक्टूबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने जम्मू कश्मीर को अडॉप्ट करने के उद्देश्य से पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। कब किया? 26 अक्टूबर 1947। तो 26 अक्टूबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने राजा हरि सिंह के क्षेत्र जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के उद्देश्य से कबीलियाई जनजाति के भेष में, ये कबीलियाई जनजाति थी जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती थी, इसके भेष में पाकिस्तान की सेना ने आपके जम्मू कश्मीर पर अटैक किया और जम्मू कश्मीर पर अटैक करने के बाद जब 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र में, क्या था, 300 किलोमीटर के क्षेत्र में जब पाकिस्तानी सेना अंदर आ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तो हरि सिंह ने सोचा कि भैया जब
मदद ही लेनी है या अपने भारत अपने जम्मू कश्मीर को मिलाना ही है, तो पाकिस्तान में क्यों मिलाऊं, मैं तो भारत में मिला दूंगा। इस चीज को दिमाग में रखते हुए राजा हरि सिंह ने तुरंत मदद लेने के लिए पहुंचते हैं। कहां पर? पीटी नेहरू के पास पहुंचते हैं। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की सेना ने कबीले जनजाति के भेष में जम्मू कश्मीर को अडॉप्ट करने के उद्देश्य से इस पर अटैक किया और 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना के अगेंस्ट हरि सिंह ने पीटी नेहरू से मदद मांगी। पीटी नेहरू ने उन्हें मदद देने का आश्वासन दिया, लेकिन उसके बदले उनके सामने शर्त रखी कि मैं पीटी नेहरू या भारतीय सेना आपकी तब मदद करेगी, पहले राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पत्र पर सिग्नेचर करे। कैसी का दूसरा नाम क्या था? विलय पत्र। यानी कि पीटी नेहरू ने राजा हरि सिंह के सामने शर्त रखी कि मैं आपकी मदद इसी शर्त पर करूंगा, पहले आप अपने जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में मिलाओ। मजबूरीवश राजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर क्षेत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के बाद भारतीय संघ में शामिल होने की मंजूरी दी, पर साथ ही साथ उन्होंने पीटी नेहरू के सामने शर्त रखी कि संविधान का निर्माण होने पर जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान का निर्माण किया जाए। यही वजह है कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो आर्टिकल नंबर 370 के तहत जम्मू कश्मीर को या जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान की व्यवस्था कर दी गई थी। क्लियर हुआ? 26 अक्टूबर 1947 में हरि सिंह ने पीटी नेहरू से मदद मांगी। 22 अक्टूबर को अटैक किया था और 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी के द्वारा पाकिस्तानी सेना को जम्मू कश्मीर से बाहर खदेड़ दिया गया। और एक इंपॉर्टेंट बात है, यही क्षेत्र जो है आज जो 300 किलोमीटर का क्षेत्र हुआ करता था, यही क्षेत्र आज की तारीख में पीओके पाक अधिकृत क्षेत्र कहा जाता है। इसी क्षेत्र को पीओके कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आज जो पीओके है, इस पीओके को अडॉप्ट करने के लिए 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने कबीले जनजाति के देश में भारत पर पहली बार अटैक किया। ये भारत पर पाकिस्तान की सेना का पहला अटैक था। तो 22 अक्टूबर 1947 को कबीले जनजाति के देश में आपकी पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया और लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र में घुस आए। उसी को क्या कहा जाता है? आज पाकिस्तान पीओके कहा जाता है। और 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को बाहर खदेड़ा और 28 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पत्र पर सिग्नेचर करके इस जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल होने की मंजूरी दी और इस तरह से जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टॉपिक चल रहा था जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा कौन थे? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में शामिल ना होते हुए पाकिस्तान से मदद मांगी और मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया और साथ ही साथ हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में ना मिलाकर जम्मू कश्मीर में मिलाने की पेशकश रखी। जब काफी समय के बाद भी जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से नहीं मिलाया, तो ऐसी स्थिति में 22 अक्टूबर 1947 को इस जम्मू कश्मीर को जीतकर अपने क्षेत्र में मिलाने के उद्देश्य से पाकिस्तानी सेना ने कबीले जनजाति के देश में 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर अटैक किया। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने पीटी नेहरू से मदद मांगी। 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना को इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू कश्मीर से धकेल दिया गया
और 28 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पत्र पर सिग्नेचर करके इसे भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। इस तरह से जम्मू कश्मीर को अडॉप्ट कर लिया गया 28 अक्टूबर 1947। पहला टॉपिक कंप्लीट होता है कि जम्मू कश्मीर का भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। दूसरा क्षेत्र आता है, तो दूसरा क्षेत्र कौन सा है? दूसरे क्षेत्र का नाम है जूनागढ़, हैदराबाद। मैंने कहा था 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया। पहला कौन सा था? जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर को पुलिसिया कार्रवाई करते हुए, या कह सकते हैं पाकिस्तानी सेना के अगेंस्ट उनकी मदद करते हुए जम्मू कश्मीर को शामिल कर लिया गया। सेकंड आती है हैदराबाद। हैदराबाद की इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैंने आपको बताई 559 रियासत, देखिए कुछ किताबें बताती हैं 559, कुछ बताती हैं 562, कुछ बताती हैं 600। तो इसमें आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उस समय रियासतों की संख्या 559, कोई एक्यूरेसी नहीं पूछी जाती। तो यहाँ पर क्या है, रियासतों की संख्या कुछ किताबें 559 बताती हैं, कुछ 62 बताती हैं, कुछ 600 बताती हैं। तो इन सभी रियासतों में, यानी कि जो भी 559, 562 या 600 रियासतें हैं, इन रियासतों में जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत, तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी है मेरे भाई? तो आपकी हैदराबाद। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। और हैदराबाद का निजाम, तो उसका नाम था मीर लाइक। हैदराबाद का निजाम था मीर लाइक। जब पाकिस्तानी सेना को इंडियन आर्मी के द्वारा बाहर खदेड़ दिया गया और मीर लाइक को ये जानकारी हुई कि पाकिस्तानी सेना को इस तरह से बाहर खदेड़कर इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया है और अगली कार्रवाई हैदराबाद पर हो सकती है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मीर लाइक ने तुरंत मीटिंग करते हैं। किससे करते हैं? तो उस समय पर अंग्रेज अंतिम वायसराय, लास्ट अंग्रेज वायसराय, अंतिम वायसराय थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो मीर लाइक ने डेट कब की है? 27 नवंबर 1947। दोबारा सुनिए। हैदराबाद सभी रियासतों में जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद का निजाम, या कह सकते हैं उनका राजा कौन था? तो मीर लाइक नाम का व्यक्ति था। जब मीर लाइक को ये जानकारी हुई कि जम्मू कश्मीर को इस तरीके से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया है, तो उन्हें घबराहट हुई। उन्होंने सोचा अगला कार्रवाई जो होगी वो आप पर होगी, यानी कि हैदराबाद पर होगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो तुरंत जो है लॉर्ड माउंटबेटन से मिलते हैं 27 नवंबर 1947 और उनके सामने एक बात रखते हैं कि मैं किसी भी कंडीशन में हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल नहीं करना चाहता। यानी कि उन्होंने भारतीय संघ में शामिल ना होने के लिए उनके सामने प्रपोजल रखा, या उनके सामने बात रखी कि मुझे भारतीय संघ में शामिल नहीं होना है। तो तब कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन और प्लस मीर लाइक, इन दोनों के बीच में 27 नवंबर 1947 को एक संधि होती है। उस संधि का नाम था स्टैंड स्टिल, या इसे कहते हैं यथावत स्थिति। 27 नवंबर 1947 को हैदराबाद के निजाम मीर लाइक और अंग्रेज वायसराय माउंटबेटन के बीच एक संधि होती है। उस संधि का नाम क्या था?
यथावत स्थिति या स्टैंड स्टिल संधि, ये क्या था? ये था, ये इस बात का प्रमाण था कि हैदराबाद वर्तमान में जिस स्थिति में है ये इसी स्थिति में बनी रहे या इसको अडॉप्ट ना किया जाए। इस प्रमाण पत्र को लेकर मीर लाइक अपने हैदराबाद आ जाते हैं। जब हैदराबाद वापस लौट आते हैं तो तब मीर लाइक, ये जो मीर लाइक थे, इस मीर लाइक से आपके पटेल जी मुलाकात करते हैं और पटेल जी उनसे कहते हैं कि भारतीय संघ में शामिल होना ही होना। तो जब उन दोनों के बीच में कोई बात चलती है, मतलब हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए, तो उसी समय मीर लाइक जो थे स्टैंड स्टिल संधि को पटेल जी के सामने रखते हैं। पटेल जी ने उस संधि को पढ़ा और फाड़कर फेंक दिया। क्यों फाड़कर फेंक दिया भाई? उस समय के वायसराय माउंटबेटन थे, बहुत बड़ी पावर थी भारत की, उस पावर के द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र संधि पटेल जी ने फाड़कर क्यों फेंका? देखिए डेट कब की है, 27 नवंबर 1947, यानी कि पटेल जी ने स्टैंड स्टिल संधि को नकार दिया, उसे मानने से मना कर दिया और फाड़कर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई 27 नवंबर 1947 की डेट को ये समझौता हुआ था, जबकि हमारा देश आजाद कब हुआ था? तो आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, यानी कि जिस समय पर यह समझौता हुआ उससे पहले हमारा भारत आजाद हो चुका था। आज भारत का अलग शासन था, ना कि किसी अंग्रेज का। इसलिए इस स्टैंड स्टिल संधि को समाप्त कर दिया गया और इंडियन आर्मी के द्वारा हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई की गई, पुलिस कार्यवाही की गई। पुलिस कार्रवाई से मतलब क्या है? इंडियन आर्मी के द्वारा पुलिस या कार्रवाई करते हुए 1948 में एक ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से कौन सी रियासत को अडॉप्ट किया गया? तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को अडॉप्ट किया गया। कब किया गया? 1948 में। या पूछता है पुलिसिया कार्रवाई करते हुए किस रियासत को अडॉप्ट किया गया? तो हैदराबाद को अडॉप्ट किया गया। कौन से ऑपरेशन से? तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। इसे कैटरपिलर भी कहा जाता है, ऑपरेशन पोलो को इसे कैटरपिलर। तो कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को इंडियन आर्मी के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इस तरह से दोनों रियासत थी, जम्मू कश्मीर इससे पहले और दूसरे नंबर पर कौन आती है? तो हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हैदराबाद उस समय की जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद का निजाम या नाम कौन था? मीर लाइक ने जब जम्मू कश्मीर के बारे में सुना तो उसने तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन से मीटिंग की और स्वयं को भारतीय संघ में शामिल ना होने की अनुमति मांगी। और उसमें 27 नवंबर 1947 को माउंटबेटन और मीर लाइक के बीच एक संधि होती है, स्टैंड स्टिल संधि। इसका मतलब था कि हैदराबाद वर्तमान में जिस स्थिति में है उसे उसी स्थिति में बने रहने दिया जाए। जब पटेल जी ने हैदराबाद के खिलाफ कार्रवाई करनी स्टार्ट करी तो मीर लाइक ने संधि दिखाई, जिसको पढ़ने के बाद पटेल जी द्वारा उसे फाड़कर फेंक दिया गया, यानी कि उसको मानने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो चुका था और ये संधि तो होगी उसके बाद ही, यानी कि अब हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन नहीं बल्कि किसका है? इंडियन का शासन था। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जारी किए गए संधि या समझौते को मानने से मना कर दिया। माने किया। फिर इंडियन आर्मी के द्वारा हैदराबाद को अडॉप्ट करने के लिए एक पुलिस कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, या इसे कहते हैं कैटरपिलर। तो ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के माध्यम से कौन सी रियासत को अडॉप्ट किया गया? हैदराबाद को। कब किया? 1948। दूसरी रियासत भी अडॉप्ट करके भारतीय संघ में शामिल कर ली गई।
अब तीसरी रियासत आती है, तीसरी रियासत का नाम क्या है? तो उसका नाम था जूनागढ़। पहली रियासत जम्मू कश्मीर अडॉप्ट कर ली गई इन 1947। दूसरी रियासत हैदराबाद अडॉप्ट कर ली गई 1948 बाय ऑपरेशन पोलो। तीसरी की बात चलती है जूनागढ़। जूनागढ़, अब जूनागढ़ में जब दावरी स्टार्ट की गई वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, तो यहाँ पर तो पहले ही एक यहाँ पर जूनागढ़ की जनता में पहले ही मतभेद हो रहे थे भाई, यहाँ तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मतभेद किस बात के थे कि यहाँ पर कुछ जनता तो चाहती थी भारतीय सैन्य में शामिल होना और कुछ चाहती थी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना राज्य स्थापित करना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मिस्टर पीटी नेहरू प्लस वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा यहाँ पर एक जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराया गया? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह बोले तो यहाँ पर वोटिंग कराई गई। वोटिंग कराई गई और वोटिंग करने के बाद ये कहा जाता है कि 69% लोगों ने इस पक्ष में वोट करी कि उन्हें तो भारतीय संघ में शामिल होना है, ना कि स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना है। इस तरह से अगर पूछा जाए कि जूनागढ़ को कब शामिल किया गया, तो 1948 में किसके माध्यम से? तो जनमत संग्रह के माध्यम से। इस तरह से तीनों रियासत भी भारतीय संघ में शामिल हुई और इस तरह से इन सभी रियासतों को मिलाकर भारत में पहली बार 4 स्टेटों का निर्माण कर दिया गया। उन 4 स्टेटों का निर्माण करने के बाद नाम क्या रखा? ए, ब, से और द, यानी कि जो 559 या 562 या 600 रियासतें थी, उन सभी को इकट्ठा किया गया और पहली बार भारत में 4 स्टेट बना दिए गए। उन चारों स्टेटों का नाम क्या रखा है? ब, से, द। मतलब इन 562 रियासतों में से कुछ रियासतें इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें और कुछ इसमें शामिल करते हुए भारत में पहली बार 4 बड़े राज्यों का गठन किया गया। यहाँ पर पूछा जाता है कि में सबसे अधिक रियासतें कौन से क्षेत्र में शामिल थी? तो ब में कितनी थी? तो 275, 275 रियासतें ब में शामिल थी और सबसे ज्यादा ये थी तो सबसे कम किसमें थी? तो सबसे कम किसमें थी? ब में। कितनी थी? मात्र 1 और उसका नाम था अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। तो भारत में पहली बार रियासतों को इकट्ठा कर 4 स्टेटों का निर्माण किया गया और चारों स्टेटों का निर्माण करने के बाद क्या नाम रखा गया? ए, ब, से और द। इस तरह से संघ एवं राज्य क्षेत्र का पहला टॉपिक जो हमने बताया था आपको कि रियासतों से ए, ब, से, द का बनना है, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो अब जो अगला टॉपिक बनेगा इन रियासतों को तोड़कर पहली बार भारत में 14 पूर्ण राज्य और प्लस 6 केंद्र शासित राज्यों का निर्माण हुआ। केंद्र शासित स्टेट का बनना। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग। हमें सबसे पहले क्या मिली? रियासतें। पर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद हमारे भारत में क्या था? कुछ रियासतें थी, यानी कि रियासत से मतलब क्या है? यानी कि पूरा भारत जो था वो अलग-अलग रियासतों में बटा हुआ था और हर रियासत का अपना राजा था। भाई आज हमारे भारत में अगर हम बात करें, भारत का राजा कौन? तो प्रधानमंत्री मोदी। और स्टेट का राजा कौन? तो आदित्य योगी नाथ। लेकिन उस समय पर क्या था? अलग-अलग रियासतों के अलग-अलग राजा थे। तो ऐसी स्थिति में मिस्टर पीटी नेहरू ने इन सभी रियासतों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी उठाते हुए लगभग सभी रियासतों का अडॉप्ट करके भारत में पहली बार इन 4 स्टेटों का निर्माण किया है, ब, से और द। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपसे। टॉपिक होगा अ, ब, से, द से 14 पूर्ण राज्य और 6 केंद्रशासित राज्यों का। थैंक यू।